कई बार आपको किस्सा कहानी सब बेकार का लग सकता है। आपको ये लग सकता है कि सामान्य सी बात है कि राष्ट्रपति देश के शासक नहीं है, वो सिंबल ऑफ नेशन है। लेकिन चीज को जानना ये अलग बात है और चीज के बारे में सुन लेना ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। सुनते तो आप बहुत कुछ हैं, लेकिन आप वो जानते नहीं हैं। और आप चीजों को जाने, यही आपको नीचे के क्लासेस में सिखाया जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि LHS इक्वल टू RHS होता है, लेकिन आप जब इक्वेशन उसे साबित करते हैं तब आपके दिमाग में यह विश्वास जमता है कि वाकई LHS इक्वल टू RHS होता है। उसमें जब आप डेरिवेशन करते हैं तो आपको दिखाई देता है, अंत में सिद्ध होकर आता है कि LHS इक्वल टू RHS था। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यह साबित करके दिखाया जाता है। आप खाली याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस याद करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, यस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर है, ये तो सभी जानते हैं। ये तो हाई स्कूल में फिजिक्स आपने पढ़नी शुरू की और बस बताया जाता है। लेकिन फिर भी आपको ये अनुभव कराया जाता है। और इसीलिए विज्ञान का नाम क्या करते हैं? विज्ञान आओ करके सीखे। विज्ञान के बारे में ये नहीं कहते हैं, और इसीलिए उसे विज्ञान कहते हैं। वो विशिष्ट प्रकार का ज्ञान है जो किताबें पढ़कर हासिल नहीं किया गया है। अनुभव की पद्धतियां उनसे हासिल किया गया है। और वो ज्ञान सिर्फ पदार्थ के बारे में हो ऐसा भी नहीं है। आपकी जो गलतफहमी है वो भी ये है कि शायद विज्ञान सिर्फ पदार्थ के बारे में होता है, इसलिए आप भौतिक विज्ञान इसे तो आसानी से स्वीकार करते हो। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान इसे तो आसानी से स्वीकार करते हो। लेकिन समाज विज्ञान, ये सामाजिक विज्ञान, ये कह तो देते हो लेकिन अंदर मन नहीं मानता कि सामाजिक विज्ञान भी हो सकता है, क्योंकि आपने विज्ञान को पदार्थ से जोड़ दिया है। जबकि विज्ञान से जो कुछ अभिप्रेत है, विज्ञान शब्द से जो कुछ आशयित है, वो सिर्फ इतना कि ये वो ज्ञान है जो विशिष्ट तरीके से हासिल हुआ। और वो विशिष्ट तरीका कौन सा था? अनुभव का। और अनुभव के भी अनेकों तरीके हैं। अनुभव भी एक तरीके से नहीं होता। अनुभव देखकर होता है, सर्वेक्षण से, ऑब्जर्वेशन, केवल ऑब्जर्वेशन ये भी अनुभव देता है। डेटा कलेक्शन यानी साक्षात्कार, हमने आपसे पूछा आपको क्या अनुभव होता है, इनसे पूछा आपको क्या अनुभव होता है, और उसके बाद डेटा को एनालाइज किया और फिर एक सामान्य अनुभव की स्थापना की। तो दीज आर द टूल्स जिनके माध्यम से अनुभव किया जाता है। और अनुभव प्रयोगशाला वहां भी होता है। तो अनुभव से प्राप्त ज्ञान, इसे बेहतर मानते हैं। और इसीलिए हर चीज में, चाहे वो कानून की फील्ड हो या चिकित्सा की, सब जगह जानकार उसको मानते हैं जो अनुभवी है। मेडिकल कॉलेज जब खोला जाता है उसमें OPD होती है। एक बार हमें दांतों में कोई समस्या थी, हमारे कई चिकित्सक मित्र हैं, तो उन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज चले जाओ। तो हमने कहा मेडिकल कॉलेज नहीं जाएंगे, वहां केयरलेसनेस है। बोले तुम ठीक नहीं सोच रहे हो। हमने कहा वहां रफ डीलिंग होगी, हम दर्द नहीं सहन कर सकते। चित्त होते हैं लोगों के अलग अलग, दर्द अच्छा किसी को नहीं लगता, लेकिन कुछ होते हैं जो दर्द बिल्कुल नहीं सहन कर सकते, और कुछ होते हैं जो दर्द काफी हद तक सहन कर सकते हैं। हम बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि वहां जाएंगे, वो रफ डीलिंग करेंगे।
तो बोले नहीं, कतई नहीं करते। बोले कारण ये कि अगर वहां लोग जाना बंद कर देंगे तो फिर वो पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि मेडिकल की जो पढ़ाई है वो किताबों से ज्यादा ओपीडी में है, इसलिए वहां ओपीडी संचालित होगी और वहां पेशेंट आएगा। जब आएगा तब पढ़ाई हो सकती है, तो पढ़ाई किताबों से नहीं होती, पढ़ाई अनुभव से है, और अनुभव जरूरी है। अनुभव करने के अपने तरीके हैं, ठीक है ना। इसीलिए आपको हमने कहा था कि जब इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं उसमें विशेषज्ञ साक्षी आता है, और विशेषज्ञ साक्षी के लिए क्या कहा कि विशेषज्ञ साक्षी की राय सामान्य तौर पर राय ग्राह्य नहीं है। जब एविडेंस होता है कोर्ट में और विटनेस खड़ा होता है और विटनेस से पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि इस लोकेलिटी में कैसे लोग रहते हैं, तो तुरंत ऑब्जेक्शन आ जाता है। मेरी ओर से तो आता ही हमेशा कि डिफेंस ये सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये साक्षी जो खड़ा है ये तथ्य का साक्षी है, विशेषज्ञ साक्षी नहीं है। और अगर विशेषज्ञ साक्षी नहीं है तो राय इसकी ग्राह्य नहीं हो सकती कि किसी लोकेलिटी में कैसे लोग रहते हैं, उस पर यह राय नहीं देगा अच्छे रहते हैं या बुरे रहते हैं। ये उन लोगों के व्यवहार के बारे में तो बताए कि कुत्ता निकला था, वहां के लोगों ने ईंट मार दी। अब ईंट मारने के बहुत से कारण हो सकते हैं, एक ही कारण नहीं हो सकता कि वे सब कठोर हैं जीवों के प्रति, यही कारण नहीं हो सकता। ईंट मारने का कारण यह भी हो सकता कि कुत्ते ने काट लिया था, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। आप राय नहीं देंगे, राय का साक्ष्य किनका ग्राह्य होगा, ये लिखा है कहां, सेक्शन 45 में। वहां लिखा है कि विदेशी विधि, अंगुल चिन्हों की अनन्यता, हस्तलेख इसकी अनन्यता, ठीक है, कला विज्ञान, इनकी बातों पर विशेषज्ञ साक्षी की राय ग्राह्य होगी। और विशेषज्ञ कौन, इस सवाल का जब उत्तर देते हैं तो ये कहते हैं उसने कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा, इससे विशेषज्ञता का कोई ताल्लुक नहीं। विशेषज्ञता का ताल्लुक इससे है कि उसने कुछ जाना है या नहीं जाना। अगर उसने उस पेशे में रहकर पेशेगत कामों को करते हुए कुछ जान लिया है तो वो भी विशेषज्ञ है। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी विधि के विषय पर उन लोगों की राय को नकारा है जो विदेशी विधि को किताबों से पढ़े। उन्होंने कहा कि हम किसे मानेंगे विदेशी विधि का जानकार, या तो जज हो या वकील हो, क्योंकि उसने व्यवहार किया है। इन्होंने सिर्फ सिद्धांतों को जाना है। यूं तो कोई कानून की किताब लाइब्रेरी में भी पढ़ सकता है, लेकिन लाइब्रेरी में किताब पढ़ लेने से आपको कानून की जो बारीकियां हैं वो समझ में नहीं आ सकती। वो जब आप कानून से व्यवहार करते हो तभी समझ में आती हैं। इसीलिए स्टूडेंट ऑफ लॉ वो ठीक ढंग से कानून का जानकार बने, इसके लिए मूट कोर्ट जोड़ा गया है। मूट कोर्ट इसलिए नहीं है कि तुम्हारी परसेंटेज हाई हो जाए और तुम्हें 80 नंबर 79 नंबर, क्योंकि 80 देने पर यूनिवर्सिटी पूछती कि ऐसे इनमें कौन सा सुरखा पेपर लगे हैं, तो 79 बांट दिए जाएं और तुम्हारी परसेंटेज बहुत हाई आ जाए, इसके लिए नहीं मूट कोर्ट, अनुभव के लिए। और इसीलिए उसमें ठीक है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जोड़े हैं, क्योंकि ताकि अनुभव आए, और अनुभव ही विशेषज्ञता देता है। चीजों को जानना, सिद्धांत के रूप में चीजें आप जान सकते हैं, सिद्धांत के रूप में आपने जान रखा है, बहुत सी बातें आपको पता होती हैं। खूब पता है आपको संसार असार है, ये पता है, बस पता है, ये आप कहते हो। जिनको पता लग गया कि संसार असार है वो संसार में रह ही नहीं सके। बुद्ध को पता लगा संसार असार है, कहां रह पाए? ये आपको सूचना भर है,
आपने जाना नहीं है। जानने की प्रक्रिया अनुभव से गुजरती है। जब तक अनुभव ना हो तब तक कुछ भी नहीं होता। इसलिए आप ये जानते हैं कि राष्ट्रपति सिंबल ऑफ नेशन है, रूलर ऑफ नेशन नहीं। लेकिन ये सिर्फ आप, ठीक है, जानते हैं सूचना के रूप में। वाकई आप नहीं जानते इस बात को। इसे वाकई तो तब आप जानेंगे जब ये सिद्ध होकर आए। और सिद्ध कैसे? जो कुछ राष्ट्रपति के बारे में कहा गया कानून की किताबों में, उसे एनालाइज करें और ये देखें कि क्या वाकई राष्ट्रपति देश के शासक हो भी सकते हैं या हो ही नहीं सकते। और जब आप ये देखेंगे कि जो कुछ संविधान में कहा है, अगर उस सबको फॉलो करें तो राष्ट्रपति देश के शासक हो ही नहीं सकते। वो सिंबल ऑफ नेशन ही हो सकते हैं। और इस बात को कल हमने दो बातों के आधार पर आपके सामने रखने का प्रयत्न किया था। किन बातों के आधार पर? कि संविधान सभा, उसने भी राष्ट्रपति की यही भूमिका स्वीकार की है। और संभवतः इसीलिए उन्होंने अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 78 इस रूप में जो बात सामने रखी वो इसीलिए रखी गई क्योंकि संविधान सभा ये चाहती थी कि राष्ट्रपति सिंबल ऑफ नेशन तो बने लेकिन रूलर ऑफ नेशन नहीं। और हमने कल आपसे यह भी चर्चा की थी और इससे पूर्व भी कर चुके हैं कि शायद यही वजह है कि राष्ट्रपति को चुनने की जो प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष रखी गई है, प्रत्यक्ष नहीं रखी गई। क्योंकि ये युक्त नहीं है कि एक ही जैसी प्रक्रिया से दो लोग नियुक्त होकर आए हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, जिनमें से एक को हम देश का वास्तविक प्रमुख बना दें और एक को कोई अधिकार न दें। ये तो पक्षपात दिखाई देगा, और वो भी उसके साथ जिसे आपने सिंबल ऑफ नेशन माना है। इसलिए उनके निर्वाचन की प्रक्रिया में भी भेद किया गया है। हमने कहा ना, चीजों को जानना ये एनालिसिस से आता है, ये विश्लेषण से आता है। विश्लेषण करना होगा, और अगर विश्लेषण नहीं किया तो सूचनाएं कभी बहुत महत्व की नहीं होती। सूचनाएं तो आपको सब हैं। भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, हमेशा ईमानदारी का पालन करना चाहिए। कितना करते हो? कितना करते हो? भगवान सबको रोजी रोटी देता है, भगवान ही रोजी देने वाला। अगर ये विश्वास है भगवान ही रोजी देने वाला है तो फिर रिश्वत क्यों ले रहे हो? उसे देना होगा तो देगा। नहीं है ये विश्वास, कतई नहीं है, झूठ बोलते हो। और जिस दिन ये विश्वास जम जाएगा कि वो उसकी मर्जी होगी तो मिलेगा, नहीं होगी नहीं मिलेगा, तो ठीक है, हम नहीं लेंगे रिश्वत। अगर रोजी मिलनी है तो मिलेगी, नहीं मिलनी है तो नहीं मिलेगी, बात खत्म है। किसी चीज पर कोई विश्वास नहीं है, सिर्फ सूचनाएं भर हैं जिनको आपने संकलित कर रखा है और खुद को पढ़ा लिखा बता रहे हो। आपको यह भी नहीं मालूम है कि वाकई पढ़ा लिखा कौन होता है। पढ़ा लिखा वो नहीं है जो सूचित है, पढ़ा लिखा वो है जो जानता है, और जानने की प्रक्रिया अनुभव से गुजर रही है। और सारी पढ़ाई आपको इसका अनुभव कराने के लिए ही है कि अनुभव कर लीजिए कि सब कुछ अनुभव से ही जाना जा सकता है, सूचनाओं से नहीं। इसलिए हर जगह प्रैक्टिकल जोड़ा जाता है। उसी प्रैक्टिकल को हम लोग कर रहे थे कि राष्ट्रपति देश के प्रतीक, वे देश के शासक नहीं हैं। क्योंकि अगर देश के शासक हैं तो प्रधानमंत्री क्यों बताएगा कि देश की व्यवस्था चलाने के लिए किन विधायी प्रस्तावों की या किन प्रशासनिक प्रस्तावों की प्रस्तावना है? फिर तो उन्हें पता होना चाहिए।
क्योंकि आपको वो तो नहीं बताया जाएगा जो स्वयं आपने ही तय किया है, वो तो नहीं बताया जाएगा। आपको तो वो बताया जाएगा जो दूसरे तय करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति देश के शासक नहीं है। आपसे इस पर भी चर्चा हुई थी कि फिर प्रेसिडेंट ऑफिस क्यों, तो कहा था कि एक आश्रय स्थल, एक ऐसा स्रोत जीवन में सबको चाहिए होता है जो जीवन में हस्तक्षेप कोई नहीं करता, लेकिन जब आप प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं या आपको प्रेरणा की आवश्यकता होती है तो प्रेरणा स्रोत के तौर पर काम कर सके, इसकी आवश्यकता प्रत्येक मानव को है। कुछ इस आवश्यकता को स्वीकार करते हैं और कुछ इस आवश्यकता को स्वीकार नहीं करते। और हमने कल यह भी कहा था कि सद्गुरु की जीवन में यही भूमिका है, वो आपके जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। धर्म की भी जीवन में यही भूमिका है, क्योंकि धर्म सद्गुरु है, वो आपके जीवन में कोई हस्तक्षेप, आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, चाहे जैसे जिए, अच्छे ढंग से जिए, बुरे ढंग से जिए, आपकी मर्जी। लेकिन जब आप परेशान होते हैं तो आप मंदिर या जहां भी आपके आस्था के केंद्र हैं वहां आप सुकून तलाशने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस रूप में राष्ट्रपति को विकसित किया गया है कि अगर कहीं मंत्रिमंडल से, क्योंकि मंत्रिमंडल पर बड़ा दबाव होता है, कोई अखबार वाला कुछ लिख रहा, कोई टीवी टॉक में कुछ कह रहा, किसी पर जुलूस आ रहा, किसी पर प्रदर्शन हो रहा, ये दबाव है जो मंत्रिमंडल को झेलने होते हैं और मंत्रिमंडल उनमें रास्ते निकलता है, इसलिए गलतियां हो सकती हैं। तो राष्ट्रपति एक ऐसा इंस्टीट्यूशन माना गया कि वहां वो रिकंसिडरेशन के लिए कह सकता है कि भाई रिकंसिडर कर लो, देख लो इसमें कमी है, या हमें ऐसा लगता है कि रिकंसिडर होना चाहिए। उसके बाद आप नहीं तो ठीक है। ठीक है, तो 111 और अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति की इस भूमिका को सामने रख रहा था। अब हम लोग बात करेंगे अन्य आर्टिकल्स पर। एक आर्टिकल 361, इस पर भी बात होगी। देखिए, आप जब भी राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं या राष्ट्रपति देश के प्रतीक हैं, इन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे तो आपको प्रमुख आर्टिकल 53, 74, 77, 78, 111 और 361 इनकी चर्चा करनी चाहिए। अगर इतने आर्टिकल्स की चर्चा के बिना आपने राष्ट्रपति की भूमिका को देश के प्रशासन में मूल्यांकित करने का प्रयत्न किया तो वो मूल्यांकन न्याय संगत नहीं होगा। मूल्यांकन न्याय संगत बने, इसलिए इन आर्टिकल्स में राष्ट्रपति के जो अधिकार शक्तियां आदि हैं उन सबको मूल्यांकित करना होगा। तो आज जो हम आर्टिकल उठाएंगे वो 361। 361 देखें, राष्ट्रपति को विशेष हक देता है। हमने उसकी चर्चा की थी कि 361 कहता कॉन्स्टिट्यूशनली राष्ट्रपति जब फंक्शन करेंगे, यानी संविधान राष्ट्रपति पर जिन कृत्यों का आरोपण करता है, जैसे क्या आरोपण करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण वे संसद के समक्ष रखवाएंगे, उनका काम है रखवाएं। आपात की स्थिति उत्पन्न होने पर वे आपात की उद्घोषणा करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस व्हिच आर इम्पोज्ड ऑन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वो उनके काम है। अब कोई भी काम आप करेंगे तो गलती हो सकती है। भाई, अगर आप चाहते हैं आपसे कोई गलती ही ना हो तो आप कुछ मत करिए, क्योंकि अगर आप कुछ करेंगे तो गलती होगी। ईश्वर ही है जो सब कुछ करता है और जिसके बारे में माना यह जाता वो कभी गलत नहीं करता। तो ईश्वरीय क्षमता आप में नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। उसका प्रकटन हमारी मेथोडोलॉजी के मुताबिक
पूरे संसार में हुआ है। और ईसाइयत या इस्लाम या अब्राहमी मत जो हैं वो ये कहते हैं नहीं, बात अलग है, ईश्वर एक ही है, उसका प्रकटन अन्य लोगों में नहीं हुआ। हम ये मानते हैं कि नहीं, ठीक है, जगत और परमात्मा एक ही है, परमात्मा ही सब जगह विस्तृत हो रहा है, ठीक है। तो हमारी मान्यताएं अलग हो सकती हैं, उनकी मान्यताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन फिर भी एक मत इस बात पर तो सभी हैं कि ईश्वर एक ही है। तो सिर्फ ईश्वर ही है, और वो क्षमता आप में नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर दो नहीं हो सकते। आप करेंगे तो गलत भी होगा, और आप गलत करें और गलत के लिए उत्तरदायी ना हो, ये बात ही समझ में आने लायक नहीं है। ये तो बात ही गलत है। और जो कुछ पारिवारिक जीवन में गलत है, जो कुछ सामाजिक जीवन में गलत है, वही सब कुछ देश के जीवन में भी गलत है, ठीक है। आपके जीवन में जो कुछ गलत है वो देश के जीवन में ठीक कैसे हो सकता है? वही बात, बोले लोभ छोड़ दो। अच्छा, लोभ छोड़ दो, फिर संबंध क्यों बनेंगे? भाई संबंध काहे बनेंगे? हमें आपसे कोई मतलब नहीं, हमारा कोई मतलब आपसे सिद्ध नहीं होता, हम क्यों आपसे संबंध रखें? और चूंकि आप छोड़ने की बात कर रहे हो, और लोभ छोड़कर संसार की गति संभव ही नहीं है, इसलिए लोभ छोड़ने की बात रोज होती है, लोभ छूटता नहीं है, क्योंकि छूट ही नहीं सकता। और आपने बात गलत समझ रखी, लोभ छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि लोभ ही तो संबंध पैदा करेगा, लेकिन वहां रुक नहीं जाना है। लोभ से संबंध बनाइए, लेकिन फिर संबंधों में लोभ मत करिए। लोभ ही तो वो गोंद है जो दो लोगों को निकट लाएगा। हमने कहा ना, ईश्वर ने अगर जहर भी बनाया है तो उपयोगी वो भी है। ईश्वर की बनाई कोई चीज अनुपयोगी नहीं है। वो लोभ हो, ठीक है, अहंकार हो, मोह हो, कुछ भी हो, सबके अपने उपयोग हैं। तो लोभ ही तो संबंध पैदा करेगा, ठीक है। तो छोड़ना कुछ नहीं है, उपयोग करना है। और यही हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा था। एक विचारक था, नाम मिस कर गए, वो कहता था मनुष्य में दो वृत्तियां हैं, एक राम की वृत्ति है, एक रावण की वृत्ति है, दोनों साथ रखी गई हैं। और हमारा काम यह है कि हम दोनों का समाज के लिए उपयोग कर लें, ठीक है। हम लोभ का भी उपयोग समाज के लिए करें। हम ये कहें कि हम तुम्हें इनाम देंगे अगर तुम ये करोगे, और हम डर का भी उपयोग करें। हम ये कहेंगे हम तुम्हें दंड देंगे अगर तुम ये करोगे, ठीक है। हर प्रकार की वृत्ति मनुष्य में है, हम उसे नकार नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो गलत करेगा वो उत्तरदायी होगा। ये सामान्य सिद्धांत है, और इस सामान्य सिद्धांत को देश के जीवन में भी अपनाया जाएगा। तो राष्ट्रपति अगर कुछ करेंगे तो उत्तरदायी क्यों नहीं होंगे? और जबकि अनुच्छेद 361 सबसेक्शन 1 जब हम पढ़ते हैं, वहां आता है कि राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनली जब फंक्शन करेंगे तो वो जो कुछ करेंगे उसके लिए वे किसी भी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होंगे। 361 सबसेक्शन 2 कहता है कि आपराधिक आरोप तो उन पर लग ही नहीं सकता, और दीवानी मामलों में भी उन्हें विशेष प्रकार का संरक्षण यह हासिल है। 361 सबसेक्शन 3, 4 जो भी हो, बेयर में बहुत, ठीक है, रुचि न मेरी है न इस समय बेयर का, इस समय बेयर का कोई बहुत महत्व है, विचार, ये महत्व की बात है। तो अगर राष्ट्रपति ने वाकई कुछ किया है तो राष्ट्रपति उत्तरदायी ना हो, ये तो बात ही समझ में आने लायक नहीं है। और ये आपको समझाने का प्रयत्न किया जाता है, या आप इसे इसी रूप में समझने का प्रयत्न करते हो, इसीलिए उलझते हो, क्योंकि आप राष्ट्रपति को वास्तविक शासक मानकर चल पड़ते हो। और फिर अनुच्छेद 361 दिखाई देता, फिर जो सामाजिक जीवन का सत्य है वो देश के जीवन में घटित न होता देखकर आपको ऐसा लगता है शायद देश का शासन तंत्र या देश की व्यवस्था कुछ गलत तरीके से चल रही है। आपने बातों को गलत ढंग से समझ रखा है। ये सिर्फ वैसे ही है कि राष्ट्रपति सब कुछ करेंगे, जैसे आपके पिताजी के बारे में है कि वो घर के सारे काम कर रहे हैं, उनके नाम पर सारे काम हो रहे हैं, लेकिन सारे काम वो नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, तो 361 इस बात का सबूत है कि राष्ट्रपति चूंकि कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ इनएक्चुअल कोई और करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति को किसी चीज के लिए लायबल होना भी नहीं चाहिए। और ये कैसे सिद्ध होता है? जब आप 361 को 53 के साथ पढ़ें, देखें क्या कहता है। कहता है 53, संघ की कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार, दीज आर द वर्ड्स, कहता है इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसका मतलब राष्ट्रपति की शक्ति पर निर्बंधन है कि वह स्वयं में निहित कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग तो कर सकता है, किंतु इस संविधान के अनुसार, अपनी मर्जी से नहीं, इस संविधान के अनुसार। अब जब इस संविधान के अनुसार ये प्रतिबंध आ गया तो फिर देखना पड़ जाएगा कि अगर किसी सिचुएशन में राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर दें तो क्या वो अपनी मर्जी से किए गए काम को इस संविधान के मुताबिक कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये देखना पड़ जाएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें फंक्शन करना है, ठीक है ना। इस राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिकी शक्ति निहित होगी, यहां तक बात ठीक है। यह नहीं लिखा है कि वे इसका उपयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकेंगे, यह नहीं लिखा है। तब तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता राष्ट्रपति का कि वे जो काम चाहते खुद कर लेते हैं और जो चाहते सो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवा लेते हैं। लेकिन उसने लिख दिया इस संविधान के अनुसार। अब जब इस संविधान के अनुसार शर्त लग गई है तो फिर देखना पड़ेगा कि अगर वे किसी सिचुएशन में स्वयं काम करने का निर्णय कर लेते हैं तो कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि करना कैसे लिखा है, इस संविधान के अनुसार करना है, ठीक है ना। अगर आप खुद कर रहे हैं तो क्या इस संविधान के अनुसार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? और अगर नहीं कर पा रहे तो शपथ काहे के लिए है? आपने शपथ काहे के लिए? संविधान के संरक्षण, परिरक्षण, प्रतिरक्षण, ठीक है। और अगर शपथ का ही पालन आप नहीं कर रहे तो क्या संविधान का अतिक्रमण नहीं कर रहे? और जब संविधान का अतिक्रमण कर रहे तो फिर हटाया क्यों ना जाए? इसका मतलब ही ये निकला कि वे स्वयं में निहित कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग अपने आप या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन करने पर प्रतिबंध है कि उन्हें इस संविधान के अनुसार ही चलना पड़ेगा। और जब इस संविधान के अनुसार चलेंगे तो फिर बाइफरकेट करना पड़ेगा उन कामों को कि जो वो स्वयं अपने आप करें। तो इस शर्त को, इस आवश्यकता को संतुष्ट करते हुए कर पाए कि इस संविधान के अनुसार, और वे काम जो वे दूसरों के माध्यम से करेंगे उन्हें इसी संविधान के अनुसार करना होगा। अगर ऐसा संभव नहीं है पर्सनली कि वे इस संविधान के अनुसार काम करें तो फिर उन्हें इस संविधान में दी गई व्यवस्थाओं के माध्यम से ही स्वयं में निहित कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। और आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 74 और 77 आएंगे जो ये बताएंगे कि राष्ट्रपति को स्वयं में निहित कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग किस प्रकार करना है। और वहां जो कुछ लिखा है वो ये अपेक्षा करेगा कि राष्ट्रपति पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर कोई भी काम ये न करें, और जब नहीं करेंगे
वो कोई भी काम व्यक्तिगत तौर पर यानी अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करेंगे, इस संविधान के अनुसार काम करेंगे। ठीक है ना? तो जब इस संविधान के अनुसार काम करेंगे तो इस संविधान के अनुसार जिसने उनसे काम करवाया होगा उसे ही उत्तरदायी होना चाहिए, अपने काम के औचित्य के प्रति राष्ट्रपति को होना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना? ऐसा होता है बहुत बार। ये तो दांडिक विधि का सामान्य सिद्धांत है। क्या कहा था दुष्प्रेरक, जरा याद करें, क्या कहा था कि भले ही दुष्प्रेरित व्यक्ति कौन है? जिसका दुष्प्रेरण किया गया है। और दुष्प्रेरण क्या है? कहता है जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है वो दुष्प्रेरक है। अपराध अलग बात है, अवैध से अवैध अपराध नहीं होता। ठीक है? अवैध क्या है? अवैध में अपराध आता है, लेकिन अपराध, ठीक है, और अवैध एक ही बात नहीं होती। प्रत्येक अपराध अवैध होता है, लेकिन प्रत्येक अवैध अपराध हो ये जरूरी नहीं है। अवैध अलग है, अपराध अलग है। और पिछली आईपीसी की बात करेंगे तो 40 अपराध को परिभाषित करती है और 43 ही है ना, अवैध को परिभाषित करती है। डेफिनेशन अलग अलग है। इसका मतलब ये हो गया कि आगे और सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। यह बात तय है कि दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है? और दुष्प्रेरण क्या है? दुष्प्रेरण वो है जो चाहे अवैध के संबंध में किया जाए और चाहे अपराध के संबंध में, लेकिन दुष्प्रेरक कौन है? दुष्प्रेरक पिछली आईपीसी के मुताबिक कौन है? वो जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है वो है। जो अवैध का करता वो नहीं है। ये लिखा नहीं है कि जो अवैध का करता वो नहीं है, लेकिन ये तो लिखा है कि जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है वो दुष्प्रेरक है। और अगर वो दुष्प्रेरक है तो इसका मतलब ये निकला कि जो अवैध का दुष्प्रेरण करता है वो दुष्प्रेरक नहीं है। और आपको जो पिछली आईपीसी बताई थी तब कहा था कि यही वो नुक्ता है जिसकी वजह से आपराधिक षड्यंत्र के जो सेक्शन हैं वो आईपीसी में शामिल किए गए थे। नई जो न्याय संहिता आई है इसमें क्या स्थिति है ये अभी हमने देखा नहीं, लेकिन एक बात तय है कि पिछली आईपीसी में भी लिखा था कि जो दुष्प्रेरित है वो भले ही अपराध करने की क्षमता से हीन हो, भले ही विकृत चित्त होने की वजह से या 7 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति होने की वजह से उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज न हो सकती हो। ठीक है ना? वो अपराध की क्षमता से हीन होने के कारण किसी भी अपराध का दोषी न हो, लेकिन दुष्प्रेरक अपने आशय के मुताबिक दंडित हो सकेगा। जो करवाएगा वो दोषी होगा, जो करेगा हो सकता है वो दोषी न भी हो। ये दांडिक विधि का भी सामान्य सिद्धांत है और इसी प्रिंसिपल को यहां उठा लिया। संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार अगर राष्ट्रपति कुछ करेंगे, भाई संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार करेंगे, इस संविधान के अनुसार अगर वे स्वयं में निहित कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग करेंगे तो जो कुछ करेगा वो कौन करेगा? मंत्रिमंडल। क्यों? क्योंकि 74 कहेगा राष्ट्रपति स्वयं में निहित कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे। सलाह किसकी थी? मंत्रिपरिषद की। सलाह तो मंत्रिपरिषद की थी। दुष्प्रेरित ने काम जरूर किया है, दुष्प्रेरण किसका था? वो तो दुष्प्रेरक का था। आपने बच्चे को जहर दिया और बताया कि मिठाई है इन्हें खिला दो। खिलाई बच्चे ने, खिलवाई किसने? बच्चा तो नासमझ था, वो अपराध करने की क्षमता से हीन था। उसे अगर मालूम होता कि शायद इसका परिणाम यह निकलेगा तो शायद कभी ना करता। कि तो तुम हो तो बच्चे को दंड क्यों? तुम्हें मिलेगा। और तुम्हें माफी क्यों? बच्चे को दंड क्यों? दोनों ही बातें नहीं हो सकती। इसलिए इसी सामान्य सिद्धांत को यहां उठाकर रखा। और जब इस लाइट में
आप 53 और 361 सबसेक्शन 1 को पढ़ें तो दोनों बातें जस्टिफाइड दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि 53 ये कहता है कि इस संविधान की व्यवस्था के मुताबिक वे अपने में निहित कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग करेंगे, और अगर अपने में निहित कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग वे इस संविधान के अनुसार करेंगे तो जो वास्तव में उत्तरदायी होना चाहिए फिर वो मंत्रिमंडल है, न कि राष्ट्रपति, क्योंकि उन्हीं की सलाह थी, उन्हीं की सलाह से उसने काम किया, और जब राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की सलाह से काम किया तो फिर 361 सबसेक्शन 1 क्यों नहीं होना चाहिए? तब तो होना ही चाहिए कि व्यक्तिगत तौर पर वो उस काम के लिए उत्तरदायी क्यों हो। लेकिन 361 की सुरक्षा किसको मिली? राष्ट्रपति को, व्यक्तिगत तौर पर, कि व्यक्तिगत तौर पर वे उस काम के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इसलिए आप देखेंगे कि संघ की कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति के द्वारा जो कुछ किया जाता है सबको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। चैलेंज होता है रोज, लेकिन राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट कभी भी सम्मन नहीं जारी करता। क्या लिखता है? केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया, यू मस्ट कम and justify your action. You must tell on the basis of which law you have passed, you have performed this executive function. ठीक है ना? ये क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने अपने में निहित कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग किया है, लेकिन इस संविधान के अनुसार किया है ना। These are the magical words कि इस संविधान के अनुसार, और बस यही शब्द आप छोड़ देते हैं, इन्हीं शब्दों से आपका कोई ताल्लुक नहीं, और जब इन शब्दों से कोई ताल्लुक नहीं तो कोई बात समझ में नहीं आ सकती। 361 सबसेक्शन 2, ठीक है, उसका यानी कॉन्स्टिट्यूशनली जब वो फंक्शन कर रहे हैं तो पर्सनली लायबल नहीं हो सकते, क्योंकि पर्सनली उन्होंने कुछ किया ही नहीं, इस संविधान के अनुसार किया, और इस संविधान के अनुसार जब वो कर रहे हैं तो मंत्रिमंडल इसे उत्तरदायी होना चाहिए। इसीलिए 361 सबसेक्शन 1 उन्हें पर्सनली लायबल करता भी नहीं। 361 सबसेक्शन 2 अपराध के लिए उन्हें उन्मुक्ति देता है, उसका भी क्योंकि वो सिंबल ऑफ नेशन है, तो वो नेशन के कोर्ट के में खड़े दिखाई दे, ये डिग्निटीफुल नहीं है, आप हटा दीजिए उन्हें। लेकिन हटाने के लिए संविधान का अतिक्रमण चाहिए। इसका मतलब यह निकला जो हम निकाल पा रहे हैं ऐसा ही है, हम इसका कोई दावा नहीं कर रहे, क्योंकि कैसा है यह बताने का हक सुप्रीम कोर्ट का है या हाई कोर्ट का है। संविधान के संबंधों में हम एक अंदाजा, एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर राष्ट्रपति कोई अपराध कर दें तो 5 वर्ष तक तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56 दे विल एंजॉय द टेन्योर ऑफ फुल 5 टर्म इफ दे विल नॉट रिजाइन, ठीक है ना, या इंपीचमेंट के द्वारा हटाए ना जाए। इंपीचमेंट आ नहीं सकता क्योंकि वो संविधान के अतिक्रमण पे आएगा, वो आ नहीं सकता। तो ऐसी दशा में 5 वर्ष तक अपराध के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी, और 5 वर्ष बाद अगर उस अपराध को के लिए कार्रवाई करने की जो लिमिटेशन है वो बची रहे, क्योंकि एक मर्यादा ये भी प्रोवाइड है, पिछली सीआरपीसी में भी थी, मेरा ख्याल है सेक्शन 467, 68, 69, 70 ये थे, अब बीएनएसएस में भी होगी। तो अगर लिमिटेशन बची रहे तो जब वो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे या राज्यपाल नहीं रहेंगे तब उनके विरुद्ध अपराध के लिए कार्रवाई की जा सकेगी। संभवतः ऐसा ही आएगा, हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा, लेकिन लगता हमें ऐसा ही है। और मेरे मत की पुष्टि इससे होती है कि कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल थे और उन्हें जाने किस मामले में ट्रायल फेस करना था, तो राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया और देन ट्रायल फेस किया था। तो मेरे मत की पुष्टि इस घटना से होती है, इसलिए हम इस मत को रख सकते हैं। बाकी कॉन्क्लूसिवली क्या हो सकता है हम नहीं बता सकते। तो 53 और 361 एक और आर्टिकल है जो यह सिद्ध करता है
कि राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख नहीं है, वे सिंबल ऑफ नेशन है। क्योंकि वास्तविक प्रमुख होते तो अपने कार्य के उत्तरदायित्व से 361 उन्हें मुक्त नहीं करता। 361 उन्हें अपने कार्य के उत्तरदायित्व से मुक्त करता है। इसका मतलब ये है कि वे देश के वास्तविक प्रमुख नहीं है, वे देश के सिंबल ऑफ नेशन तो हैं लेकिन रूलर ऑफ नेशन नहीं है। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे और कल मुख्यतः 74, 75, 53 इन्हें साथ लेंगे और देखेंगे स्थिति क्या है।